यहाँ पे इस फील्ड में मैं कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर इस इमेज को आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो चीज हमारे इंटेलेक्ट से या ब्रेन से क्रिएट होती है। तो हमारे ब्रेन यूज करके कोई भी क्रिएटिव काम हम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है तो वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। और उसपे जो उस चीज को इन्वेंट करता है, उस चीज को डिजाइन करता है, उस चीज को आविष्कार करता है, उस पे उसका हक होता है, लीगल राइट होता है। राइट। तो अगर उसको थोड़ा विस्तार में हम समझना चाहे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। जैसे मैंने कहा ये एक लीगल राइट है। किसको मिलता है लीगल राइट? जो इन्वेंटर या क्रिएटर होता है किस चीज का, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। और क्यों मिलता है? ताकि वो अपने इनोवेशन को, अपने क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि उससे फायदा ले सके। इमेजिन करिए कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करता है, कोई गाड़ी का प्रोडक्ट हो, कोई पेन का हो, कोई बॉटल का हो, कोई बैग का हो। तो अगर कोई बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है तो वो डिजाइनर इन्वॉल्व करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, बहुत बार वो डिजाइन R&D करते हैं, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर मार्केट में जाते ही दूसरा लोग उसको कॉपी करने लगे तो उन्होंने, बाकी लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक ने किया और बाकी लोग उसको फायदा उठा रहे हैं, उसी का रेप्लिकेट बना बना के बेचने लगे। तो वो तो जिसने रिसर्च किया उसका नुकसान हुआ। सेम सोचिए कि मेडिकल मेडिसिन, जब ड्रग नया डिस्कवरी होता है, न्यू ड्रग डिस्कवरी, तो कितना अरबों खरबों रुपया लोगों का, कंपनी का जाता है, सालों साल लगे रहते हैं रिसर्च में। आप सोचिए जो अभी कैंसर के ड्रग्स में लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स और कितने सालों से लगा रहे हैं, कई बार फेल हो रहे हैं, वो मेडिसिन नहीं निकल रहा है इफेक्टिव। पर सपोज करिए आज से 1 साल बाद कभी निकलता है, तो जो कंपनी इतने पैसे लगा के, इतने R&D करके बना के लेके आता है, अगर उसके पास उसका राइट नहीं होगा और बाकी सारे मेडिसिन कंपनी उसको यूं ही बनाने लगे, तो कोई फिर R&D क्यों करेगा? उसका इंसेंटिव क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? सिमिलरली कोई रिसर्चर, कोई इंडिविजुअल भी कोई पेटेंट करता है, तो अगर उसको पेटेंट का राइट नहीं मिलेगा तो फिर तो वो रिसर्च कर करके अकेला अपना सालों लगा के रिसर्च करके कुछ निकल के लेके आएगा, एंड बाकी लोग उसको प्रोड्यूस करने लगे। कोई किताब लिखता है, हम में से कोई अगर किताब, या कोई भी ऑथर कोई किताब लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, कोई भी किताब लिखते हैं, उन पे उनका या उनके साथ जो पब्लिशर होता है, वो उन लोगों का अगर कॉपीराइट नहीं होगा तो बाकी सारे पब्लिशर उसको उसको छापने बेचने लगेंगे। राइट। तो आप समझ सकते हो उससे सिस्टम कैन नॉट वर्क दैट वे, उससे फायदा नहीं होता। इसलिए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, R&D को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें, और जो अगर कुछ अच्छा लेके आते हैं तो उसका फायदा भी ले सके, इसलिए लीगल मैकेनिज्म होता है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपका है, उसके लिए आपको प्रूफ करना कि हाँ ये मैंने ही बनाया है, मेरे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। ये नहीं कि आपने किसी और का काम उठा के बोल दिया कि मेरा है। अगर सच में आपने बनाया, आपने इन्वेंट किया, आपने क्रिएट किया यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन या इनोवेशन, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो लेकिन हमेशा याद रखना है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। एक किताब है तो ये नहीं कि आप अनंत काल की उसको आप ही का, वो 60 साल या 65 60 साल तक आप प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। अलग अलग चीजों का अलग अलग पीरियड होता है। कोई कोई प्रोडक्ट इनोवेशन का 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल, कंट्री टू कंट्री भी ये वेरी करता है। ये नहीं कि आपने एक बार एक चीज बना लिया तो आप आने वाले 100 ऑफ ईयर्स आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। कॉपीराइट इज गिवन फॉर सर्टेन स्पेसिफिक टाइम। राइट। तो ये एग्जांपल्स क्या है कॉपीराइट का? क्रिएटिव वर्क्स होते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट किस पे मिलता है? कॉपीराइट मिलता है कोई भी क्रिएटिव वर्क, जैसे कि कोई प्रोटेक्ट लिटररी और आर्टिस्टिक वर्क, बुक हुआ, म्यूजिक हुआ, कोई फिल्म प्रोडक्शन हुआ, पेंटिंग हुआ, स्कल्पचर, कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी सॉफ्टवेयर बनाया, कोई इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं कोई मैप बनाया, कोई टेक्निकल ड्राइंग बनाया, कोई भी काम जिसमें क्रिएटिविटी लगे, उन सब में जो खुद बनाता है उसका कॉपीराइट। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांड आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, बनाने के लिए, लोगों तक ले जाने के लिए अलग अलग कंपनियां अपना अपना
ब्रांड का ट्रेडमार्क बनाते हैं। ट्रेडमार्क मतलब लोगो होता है, सिंबल होता है। यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज है, ये सब प्राइवेट कंपनीज। इनको हम कैसे पहचानते हैं? इनको देखते ही पहचानने लग जाते हैं, बिकॉज ये इनका लोगो है। ये तो हम लोगो से पहचान लेते हैं, या लोगो के नीचे जो उनका है कंपनी का नाम या उनका प्रोडक्ट का नाम का लिखने का जो एक फॉन्ट का स्टाइल है, एक तरीका है, कलर यूज करते हैं, उससे हम परिचित होने लगते हैं ओवर द इयर्स। अब कहीं भी बाटा दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बाटा है, राइट। सो इसी तरीके से अगर रेड कलर में लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये बाटा है, राइट। सो इस तरीके से आप इसको who is doing annotation? I don't know. Please stop doing this. All right. So, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडमार्क का क्या फायदा है और क्यों लिया जाता है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अपना नाम इस तरीके से नाम या प्रोडक्ट का नाम लिखता है और उसमें उसका ट्रेडमार्क मिलता है तो रजिस्टर्ड हो जाता है। अब कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सेम तरीके से पानी नहीं बेच सकता बिस्लरी बोल के या बाटा नहीं, राइट। पेटेंट किस पे मिलता है? पेटेंट अगर कोई नया इन्वेंशन या नया टेक्नोलॉजी आपने कुछ बनाया, जैसे मोबाइल फोन में आपने कोई नया फीचर लेके आए, तो वो जो बनने का फीचर का काम करने का जो डिजाइन है, जो प्रोडक्ट है, उसमें वो आपका इन्वेंशन है, चाहे कंपनी का चाहे व्यक्तिगत, उस पे उसको पेटेंट मिलता है, पेटेंट ग्रांट होता है। पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करते हैं और फिर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन पेटेंट ग्रांट होता है, राइट। ये तीनों चीजें डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीआर है। या फिर और अलग तरीके का एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, जिसमें एस्थेटिक एस्पेक्ट कोई प्रोडक्ट का उसको लोग रजिस्टर करते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जैसे आपको मालूम है कि रसगुल्ला का जीआई टैग किसको मिलेगा, का वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, उसमें भी काफी बहस हुआ था, राइट। तो अलग अलग, जैसे सिल्क साड़ी का जीआई टैग किसको मिलेगा, ये बनारस का है, कहाँ का है। तो इस तरीके का जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट पे, कुछ फूड पे, अलग अलग चीजों पे मिलता है, राइट। या फिर ट्रेड सेक्रेट होता है, जैसे इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ पेप्सी, मैगी, या जो भी चीजें इस तरह का आपको अच्छा लगता है, हम लोगों को अच्छा लगता है, उसका जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, वो एक ट्रेड सेक्रेट होता है। उसको भी आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते अगर उन्होंने उसको एज ए ट्रेड सेक्रेट सीक्रेट रजिस्टर किया, ठीक? तो अब बात आई कि जो मैंने शुरू में कहा था कि बेनिफिट क्या है, क्यों आईपीआर दिया जाए। ऑब्वियसली टू एनकरेज इनोवेशन, मोटिवेशन देने के लिए लोगों को कि भाई आप चीजों पे इन्वेस्ट करिए, समय इन्वेस्ट करिए, पैसे इन्वेस्ट करिए, रिसर्च करिए, ताकि कुछ निकल के आता है तो आपको उसका फायदा मिल सके, राइट। इकोनॉमिक एडवांटेज मिल सकता है, आप उसको सेल कर सकते हैं। आप उसको लोगों को प्रोडक्ट बना बना के आपके इन्वेंशन के ऊपर बेच सकते हैं, आप उस पर रॉयल्टी कमा सकते हैं, राइट। और उससे क्या है, क्रिएटर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, किससे? अनऑथराइज यूज से, डुप्लीकेशन से। वो कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन द सिस्टम ऑफ लॉ, कि लीगल एक्शन लिया जाए कि ये मेरा कॉपीराइट है, इसमें मेरा आईपीआर है, कोई दूसरा कंपनी या दूसरे व्यक्ति उसका यूज कर रहा है, राइट। ऑफन ऑफन सुनते हैं हम लोग इस तरह का, कंपनी लॉ सूट होता है जो कोर्ट में जाता है, फिर एक पक्ष या कोर्ट डिसाइड करता है क्या करता है, राइट। उससे क्या होता है, फर्दर फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप। आपके पास अगर आप एक रिसर्चर है और आपके पास पेटेंट है, तो आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जगह रिसर्च एज रिसर्चर के तौर पे आपको काम मिल सकता है, या आप वहाँ के फैकल्टी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, ये आपका एक रिकॉग्निशन मिलता है आपको क्वालिटी का काम का, राइट। ब्रांड आइडेंटिटी होता है, उससे आपका मार्केट वैल्यू बढ़ता है, राइट। इंडिया का, हिंदुस्तान एज ए कंट्री अगर आप देखेंगे आईपीआर पॉलिसी, तो 2024 के हिसाब से 25 में भी कोई खास सुधार नहीं है। शायद हम लोग 39 में अभी पहुंचे हैं, लेकिन ग्लोबल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निकाला था कि लार्ज इकोनॉमी का, वर्ल्ड का 55 ऐसे बड़े देशों का, तो उनमें से इंडिया बहुत पीछे था, 42nd पोजीशन में, राइट। तो उसमें बट हमारे सरकार ने भी 2016 में, भारत सरकार ने भी एक अपना देश का, हमारा हिंदुस्तान का नेशनल आईपीआर पॉलिसी लाए हैं, जिसके तहत अभी काफी जोर शोर से फोकस हुए पे कोशिश चल रहा है कि इंडिया से ज्यादा इनोवेटिव चीजें निकले और उसका कॉपीराइट हो, रजिस्टर्ड हो, ताकि हमारे देश के लोग, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके और उससे फायदा ले सके, राइट। और आप जैसे जानते हैं कि कोई भी देश का साइंटिफिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आज के दौर में, या जैसे हमारे जो सरकार का जो फ्लैगशिप
स्लोगन्स या इनिशिएटिव्स कह लीजिए, जैसे मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, ये सब में आपके हमारे देश का आत्मनिर्भरता या मतलब ज्यादा से ज्यादा आईपीआर होना हमारे पास, हमारे देश के लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जितना आईपी है उसका मतलब आप इनोवेशन में, रिसर्च में उतना आगे हैं, और आगे होंगे तो आप उसका फायदा ले सकते हो, राइट। ये तो हुआ कि अभी तक मैंने आपको बात किया कि आईपीआर क्या है और आईपीआर का कॉपीराइट का फायदा क्या है, क्यों हमें जो जो बनाता है उसको कॉपीराइट देना चाहिए। लेकिन कॉपीराइट का एक दूसरा पहलू भी है, क्या, कि हर चीज कॉपीराइट हो जाते ही उससे चीजों का मुहैया कराना या एक्सेस कराना रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आप सोचिए एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में कोई रिसर्चर है और उसको कोई रिसर्च करने के लिए जर्नल का आर्टिकल चाहिए या कोई डेटा चाहिए या कोई किताब पढ़ना है, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई रिसर्च स्कॉलर हो। अब हर चीज अगर कॉपीराइटेड है और बहुत एक्सपेंसिव है उसको खरीद के पढ़ना या लाइसेंस लेना, तो हर किसी के लिए एक्सेस करना मुश्किल हो जाए, राइट। उससे हमारे इनोवेशन में, एजुकेशन में, ये सब में, रिसर्च कोलैबोरेशन में, क्वालिटी में भी कमियां आती है। एट द सेम टाइम आप कॉपीराइट के नाम पे जब चीजें, हर चीजें रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो बहुत बार जब दूसरे लोगों को पता ही नहीं लगता ये है, या पता होने से भी उसको यूज नहीं कर सकता, तो दूसरा व्यक्ति भी उसको दोबारा बनाता है, जिसको आप कहते हैं रीबिल्डिंग ऑफ विल, राइट। तो कॉपीराइट का जैसे कुछ फायदा भी है, हर चीज रेस्ट्रिक्टेड हो जाने का कुछ नुकसान भी है, जैसे आसानी से लोगों को अवेलेबल नहीं होता, उस अवेलेबल ना होने से लोगों को एजुकेशन में अगर आप सोच के देखें तो बहुत सारी मुश्किलें होती, राइट। आप कई बार कई इंपॉर्टेंट किताबें पढ़ना है, या तो बहुत एक्सपेंसिव है, आप वो उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, राइट। या कोई क्वालिटी कोर्स करना है, अगर वो कॉपीराइटेड है और बहुत एक्सपेंसिव है, उसको उसको नहीं कर सकते, तो इस तरह का रेस्ट्रिक्शन बाधा भी आता है कॉपीराइट। तो हमें यहाँ पे बात करना है कि एक बीच का रास्ता क्या हो सकता है। तो एक बीच का रास्ता जिसको कहते हैं 5R फ्रेमवर्क। 5R फ्रेमवर्क क्या है? ये एक तरीका है जिससे कॉपीराइटेड चीजों को कॉपीराइट मेंटेन करते हुए कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी बात करिए। तो यहाँ इसका 5R की जो कोर फिलोसफी वो कहता है कि हमें ये सोचना है कि कैसे हम एक दूसरे के कॉपीराइटेड काम को या मटेरियल को या इनोवेशन को रीयूज कर सके। खाली यूज ही नहीं, हम दो लोगों के काम को या मल्टीपल लोगों के काम को यूज करके लेके मिक्स कर सके और थर्ड कुछ इनोवेटिव चीजें बना सके, राइट। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास आ, कहीं किसी बोर्ड का एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, या किसी स्कूल का या किसी व्यक्ति का एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ये एक व्यक्ति ने बनाया, दूसरे व्यक्ति ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इंटरेक्टिव, काहूत या मेंटीमीटर या उस तरह का या और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते। अब ये दोनों चीजों का अगर आपको यूज करने का परमिशन दिया जाए, तो अब हो सकता है उस सॉफ्टवेयर में पहले वाले क्वेश्चन को यूज करके बहुत इंटरेस्टिंग एक एक इंटरेक्टिव क्विज बना दे। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन को और सॉफ्टवेयर को मिक्स करके आपने काम बनाया। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने क्या किया, कि आपके पास एक व्यक्ति का बनाया हुआ कोई एक राइटअप है, कोई एक टॉपिक पे एक बढ़िया लेसन प्लान, तो दूसरे व्यक्ति का उस टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ कुछ इमेजेस, चित्र है, ड्राइंग है। तो आप दोनों को इस्तेमाल करके अगर आपको आता हो या सॉफ्टवेयर ये काम करना, तो आप हो सकता है एक बढ़िया सा वीडियो बना देंगे। तो आपने क्या किया, दो व्यक्ति का काम को, एक का इमेज को, एक का टेक्स्ट को लेके रीमिक्स करके आपने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया और आपने नया काम बना दिया, तो इससे फायदा होता है, राइट। इस तरीके से कहा जा रहा है। तीसरा पहलू जो 5R कह रहा है, वो कह रहा है कि एक एजुकेशन, ये सारी बातें हम एजुकेशन में कर रहे हैं। एजुकेशन में कोई भी ई कंटेंट, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में एक बार हम बना लें, तो ये नहीं कह सकते कि इसकी ये अनंत काल के लिए सत्य है और इसको बदलने की जरूरत नहीं। आपने कोई भी डेटा, पॉपुलेशन डेटा, इकोनॉमिक्स डेटा, वेदर डेटा, अलग अलग दुनिया भर के कोई भी डेटा को ले लीजिए, वो डेटा समय समय पे अपडेट हो, राइट। तो इसका मतलब है कि आपको चीजों को एक बार एक कंटेंट बना लिया आपने, उसको रिवाइज करने का भी मौका मिलना चाहिए, राइट। तो थर्ड मैकेनिज्म, ये थर्ड रिक्वायरमेंट इज कि हमें कोई भी ई कंटेंट, एजुकेशन में कंटेंट हो तो उसको समय समय पे अपडेट, रिवाइज करने की भी मौका या मैकेनिज्म होना चाहिए। चौथा आर कह रहा है कि हम एक दूसरे के साथ अपने काम को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सके, कि जैसे मैंने कहा कि मैंने दो कंटेंट को यूज करके मिक्स करके कोई कंटेंट, थर्ड कंटेंट बनाया, वीडियो बनाया, तो उसको मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकूं लोगों के साथ, और मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया हूं उसकी वजह से मैं अपना कॉपीराइट भी रिटेन कर सकता, राइट।
तो ये 5 बार कहता है, और इसका फिलोसफी ये है कि अगर हम इस तरीके से कर सके कि कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट को कॉपीराइट बिना तोड़े हम रीयूज कर सके, रिमिक्स कर सके, रिवाइज कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, और while retaining the copyrights, तो उससे क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली वाइडर एक्सेस टू क्वालिटी कंटेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अच्छा क्वालिटी काम कंटेंट, मतलब ई कंटेंट, यहाँ पे एजुकेशनल मटेरियल का अवेलेबिलिटी होगा, लोग उससे फायदा ले सकते हैं। चीजें स्केलेबल होगा, क्योंकि एक दूसरे का काम हम जब शेयर करेंगे दूसरे के साथ, तो हमें हर बार नया नहीं सोचना है, जो औरों ने सोचा है उसको हमें आगे बढ़ाने का सोचना है, तो उससे ज्यादा इनोवेशन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, राइट। ये एक कम्युनिटी बनेगा, कि एक फिलोसफी, भावना बनेगा कि हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो हम स्कूल में सीखते हैं, वो भावना हमारे अंदर आएगी, तो उससे क्या होगा कि हम अगर किसी भी काम को लेकर कोई योगदान कर रहे हैं, तो हम भी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए, कि हमने अगर किसी किताब पढ़ के कोई फायदा लिया है, तो हमने कुछ किया, तो हम भी चाहेंगे दुनिया को पता लगे, राइट। तो एक कम्युनिटी बनती है ऑफ शेयर्ड ओनरशिप, और उससे क्या होता है कि एजुकेशनल मटेरियल्स का जो डिजिटल फॉर्म में है या अदरवाइज भी, उनका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होने का गुंजाइश है, क्योंकि चीजें सारा ट्रांसपेरेंट होता है, ओपन होता है, राइट। अब बात आती है कि ये सब तो करेंगे, पर इससे पहले हम कोई भी चीज को समझ लें कि किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल है, तो उसको हम यूज कैसे करें। तो कहीं पे भी किसी वेबसाइट में या किसी ऐप में आपको कोई अगर कंटेंट मिलता है जिसमें लिखा है कि @C, सी और कॉपीराइट सर्कल होता है, तो कॉपीराइट या ऑल राइट रिजर्व या कॉपीराइट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मिलता है नीचे, तो इसका मतलब है कि वो कंटेंट कॉपीराइटेड। तो कॉपीराइटेड कंटेंट को आप कैसे यूज करेंगे? जैसे कोई कोई वेबसाइट में गए आपने, और आपको कोई कोर्स अच्छा लगा, तो उस कोर्स को आप सीखना चाहते हो, तो उसको क्या करना पड़ता है आपको? अगर वो कॉपीराइटेड है, तो आपको कुछ मिनिमम पैसे देके, जितना भी एनरोलमेंट फी रखेंगे, आपको उस कोर्स में रजिस्टर करना। आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है जो कि मार्केट में बिकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या एडोब की कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हो, या जूम का अगर आपको फुल लाइसेंस यूज करना हो, इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड होता है। तो वो कॉपीराइट किसका होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने वो बनाया। उसको अगर आपको यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक परमिशन खरीदना पड़ा, ऑब्टेनिंग ए कॉपीराइट। कैसे आप लेते हैं? आप एक लाइसेंस खरीदते हैं। आप जब एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं या फोन खरीदते हैं, तो आप साथ में जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर के भी पैसे देते हैं, और इससे आप क्या करते हैं कि यू बाई ए लाइसेंस, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज करने का? कि जिसका कॉपीराइट है उससे आप 1 to 1 परमिशन पूछिए। जैसे कोई रिसर्चर है, अब उन्होंने रिसर्च करके कोई आर्टिकल पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने जो डेटा यूज किया, आप उस डेटा पे आपको और रिसर्च करें, तो आप क्या कर सकते हैं? उनसे 1 to 1 ईमेल करके, फोन करके या चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं। अगर वो परमिशन देते हैं, तो आप यूज कर सकते हो, राइट। फेयर यूज क्या होता है? फेयर यूज होता है कि कॉपीराइटेड काम को भी कई बार बिना परमिशन लिए यूज करना अलाउड है, बशर्ते वो यूज बहुत लिमिटेड हो, और फॉलोइंग काम के लिए क्या है? जैसे आपको टीचिंग या रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्टिंग करना हो, या कोई रिसर्च करना हो, या कोई क्रिटिकल आर्टिकल लिखना, क्रिटिकल वर्क करना हो, कमेंट्री करना हो, राइट। इस तरह का कोई भी एकेडमिक काम हो, उसमें बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए। अब एजुकेशन के नाम पे अगर आप पूरा ट्यूशन सेंटर पे चला देंगे किसी कॉपीराइट मटेरियल, दैट इज नॉट अलाउड। और स्मॉल स्केल, द इफेक्ट अपॉन पोटेंशियल मार्केट वैल्यू ऑफ द वर्क टू बी कंसीडर्ड। अगर ऐसा ना हो कि आप उसका इकोनॉमिक नुकसान कर देंगे आपके फेयर यूज में, तो वो फेयर यूज नहीं है। तो लिमिटेड एकेडमिक पर्पस के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज करना अलाउड है। मतलब है कि आप कोई कॉपीराइटेड कंटेंट बिना परमिशन लिए आप लिमिटेड बच्चों के साथ यूज करना है, कर लीजिए, लेकिन आप अपने वेबसाइट या कोई ऐप में या स्टेट के ऐप में दे दे रहे हैं जहाँ लार्जर डिसेमिनेशन होगा, वो अलाउड नहीं है, ठीक? क्योंकि उससे उसका नुकसान हो सकता है। अब हमने क्या देखा पिछले स्लाइड में कि कॉपीराइट कैसे यूज करना है? हमने देखा कॉपीराइट, यहाँ पे हमने देखा कि कॉपीराइट को हम लाइसेंस खरीद सकते, बट लाइसेंस क्या है? लाइसेंस होता है परमिशन गिवन बाय कॉपीराइट होल्डर फॉर देयर कंटेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति जब अपना कॉपीराइट करता है, तो उस कॉपीराइट को आप जस्ट अ मोमेंट, टू रिमूव दिस
एनोटेशन, राइट। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति का जो कॉपीराइटेड काम होता है वो अगर दूसरे के साथ शेयर करना है, सेल करना है या फ्री देना है तो वो लाइसेंस के तहत देते हैं, ऑलराइट। But even, yeah, I see Delhi Bharti Chindra has raised hand. Yeah, you can unmute and ask if you want to say something. यस सर। Hello. या सर, हाँ, मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि अगर मैं स्निपिंग टूल से एक इमेज ले लेती हूँ और उसे थोड़ा चेंज करती हूँ, देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज आई हैव यूज दैट थिंग। यस यस, डिपेंड करता है जिसका कंटेंट आप स्निपिंग टूल से ले रहे हैं, हम्म। उसने उसका कंटेंट में कितना यूज अलाउ किया है आपको। ओके। अगर कंप्लीटली कॉपीराइटेड वर्क है, हम्म। और मैं शेयर ही नहीं करता किसी के साथ, और मैं कहीं पे आपको प्रोडक्ट का डेमो दे रहा हूँ, मेरा कोई प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, और आप अगर उस समय स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आपके ऑनलाइन मीटिंग में, तो वो भी वायलेशन ऑफ कॉपीराइट होता है ना। कई बार हम जब फोटो खींच लेते हैं या मतलब कहीं सेशन हम अटेंड कर रहे हैं तो हम फोटो से मोबाइल कैमरा से जूम करके फोटो ले लेते हैं, या ऑनलाइन मीटिंग में हम कई बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर मैं फुल्ली कॉपीराइटेड रेस्ट्रिक्शन रखा हूँ तो दैट्स, और अगर आपने ऐसा किया तो दैट विल बी वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। ओके सर, थैंक यू। पकड़ा कब जा सकता है? अगर आपने वो स्निपिंग करके उसको कहीं यूज किया, ओ, राइट। जी जी अदरवाइज तो सर। आप अपना मोबाइल में रख लीजिए, नोबडी विल नो। थैंक यू बिल्कुल सर। दैट यू हैव। सो लाइसेंस में कह रहा था कि जो कॉपीराइट ओनर है वो अपने काम को दूसरे के साथ शेयर करेगा। शेयर कैसे करेगा? या तो वो सेल करेगा या फ्रीली बांटेगा। जैसे गूगल है, गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको फ्री नहीं देता है। वो क्या करता है, अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ उसका टाई अप है। आप जब भी एंड्रॉयड बेस्ड कोई फोन खरीदते हैं, और जो पैसा आप देते हैं, चाहे वीवो हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, यू नेम एनी, तो उन कंपनियों का टाई अप ऑलरेडी गूगल के साथ है। सो अल्टीमेटली आप अगर 25,000 का एक फोन ले रहे हैं, मान लीजिए एक सम अमाउंट ऑफ इट गोज टू गूगल। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप देख लीजिए, जीमेल आपको फ्री दे रहा है, गूगल क्रोम आपको फ्री दे रहा है, राइट। पर वो भी गूगल का प्रोडक्ट है, लाइसेंस्ड है, बट वो आपको फ्री यूज करने दे रहा है। तो जो बट कॉपीराइट स्टिल फ्री दे या आपको बेचे, कॉपीराइट उसके पास। उस कॉपीराइटेड प्रोडक्ट का एक लाइसेंस आपको देता है। आप माइक्रोसॉफ्ट से ऑफिस खरीदिए 360 का एक लाइसेंस, तो आप यूज करिए, राइट। बट इवन इफ they are giving you a license, copyright is still held by the creator, but creator has decided to allow others to use their work. जो मैंने कहा थर्ड पॉइंट है, sometimes licenses are purchased, sometimes they are given free. अब इसमें क्रिएटिव कॉमन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक टाइप ऑफ लाइसेंसिंग अलाउ करता है हमें अप्लाई करने, उसको हम नाम देते हैं कॉमनली क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग, और सीसी। सीसी क्या है? सीसी एक मैकेनिज्म है, क्रिएटिव कॉमन्स एक मैकेनिज्म है जिससे हम हम बोले तो हम एजुकेटर्स, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, हमारा एक मकसद है कि हम एक दूसरे के साथ वो 5R फ्रेमवर्क यूज करके रीयूज, रीमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट, रिटेन, इस तरह 5R कर सके। तो वो करने का एक मैकेनिज्म, आसान तरीका हमें देता है ये क्रिएटिव कॉमन्स। अब हम समझेंगे कि क्रिएटिव कॉमन्स क्या है और कैसे यूज होता है, राइट। Before I show you, I'll just stop sharing and I'll share my screen again to show you uh, my browser. अब देखिए, गूगल में जाइए और गूगल में आप कुछ भी इमेज लीजिए। आप गूगल में लिखिए, आप इंडिया गेट लिखिए। इंडिया गेट लिखने के बाद गूगल में हर चीज आता है, राइट। इंडिया गेट के ऊपर विकिपीडिया आर्टिकल भी आता है, फोटो भी आता है, बहुत सारे वेबसाइट्स में जहां जहां इंडिया गेट के बारे में है वो सारा आता है। बट आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, आप जैसे जानते हैं इमेज। अब आप इमेज में चले गए, खाली आपको इमेज दिखेगा, राइट। न्यूज में जाएंगे तो न्यूज दिखेगा, वीडियो में जाएंगे तो खाली वीडियो दिखेगा, राइट। अब मैं इमेज में गई। अब मैं क्या करूंगा, टूल्स में जाऊंगा और यूजेज राइट में जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं दो तरह का फिल्टर है, कि एक तो इमेजेस जो क्रिएटिव कॉमन वाले हैं,
और एक है कॉमर्शियल। अब मैं क्रिएटिव में क्लिक करूंगा तो मेरे को फिल्टर हो गया, ओनली क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाले इमेजेस यहाँ दिखेंगे। मैं बाद में आता हूँ क्रिएटिव कॉमन वाले इमेजेस का मतलब क्या है, राइट। आप वीडियो को भी अलग अलग तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, टाइम, क्वालिटी, राइट, सोर्स, एडवांस सर्च। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर लेते हैं। अब आप यूट्यूब में जाके वहां भी आप सर्च कर सकते हैं। वहां भी अगर मैं वही लिखूं इंडिया गेट, तो यहाँ पे मेरे को क्या देता है, फिल्टर। फिल्टर में क्या है, ये देखिए, मैं यहाँ से टॉप राइट साइड में गया, मैं यहाँ पे फिल्टर देख रहे हैं आप। फिल्टर में मैं जाता हूँ तो यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएटिव कॉमन्स वाले वीडियो को फिल्टर कर सकता हूँ, राइट। मैं आता हूँ कि इसका मतलब क्या है क्रिएटिव कॉमन्स होने का, राइट। आई शेयर माय बैक माय स्क्रीन। आई होप, प्लीज कंफर्म कि मेरा स्क्रीन विजिबल है। कैन समवन कंफर्म इफ माय Yes, sir. Yes, sir. presentation is visible? Yes, sir. It's visible. तो क्रिएटिव कॉमन्स क्या है इसको हम समझते हैं। ये एक स्लाइड ही काफी है बताने के लिए, ऑल्दो आई हैव 6 स्लाइड्स फॉर ईच ऑफ द टाइप ऑफ लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन्स में जैसे मैंने कहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें अलाउ करता है कि कोई भी एजुकेशनल कंटेंट या कोई भी डिजिटल कंटेंट पे हम कैसे लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, प्लस हम कैसे एक दूसरे के साथ अपने लाइसेंस कहाँ, मतलब लाइसेंस कौन अप्लाई कर पाएगा, ऑब्वियसली जिसका कॉपीराइट हो, जो इन्वेंटर हो। तो ये क्रिएटिव कॉमन अलाउ करता है कि आप अगर कोई चीज का इन्वेंटर है, क्रिएटर है, तो आप कैसे अपने चीजों पे लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, कॉपीराइट अप्लाई कर सकते हैं, आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और शेयर करते हुए आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगला आपके आपके शेयर किया हुआ कंटेंट के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। तो इसको करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहला है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि किसी को क्रेडिट देना, किसी को अपने उस ओरिजिनल काम के लिए क्रेडिट देना, एक्नोलेज करना, रिकॉग्नाइज करना, या बेसिकली वही मानना कि हाँ ये मेरा नहीं है, ये फला का है, दैट पर्सन इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द वर्क। इस चीज को हम रेस्पेक्ट कर पाते हैं या लीगली हम इंश्योर कर पाते हैं बाय राइटिंग द वर्ड बी वाई, एट्रीब्यूशन। इधर आप बीवाई लिखते हैं, या बीवाई जो एक ह्यूमन का एक सिंबल आप देख सकते हैं एनसर्कल, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये जरूरी नहीं वहां लिखा होगा एट्रीब्यूशन, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि बीवाई का मतलब होता है एट्रीब्यूशन देना किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को जिसका ये कॉपीराइटेड कंटेंट है। और सबके सामने सीसी लिखा रहेगा टू इंडिकेट कि ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग है। ऑलराइट। लाइसेंसिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं, इनमें से एक और मोस्ट कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है क्रिएटिव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंसिंग, राइट। अब बाकी जो चीजें हैं वो इनके इर्द गिर्द में क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो लाइसेंसिंग मैकेनिज्म है, ये देख, सीसी बाई ऐसा लिखा रहता है कहीं भी, सीसी बाई। सीसी बाई का मतलब क्या है कि ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग है। और अगर कहीं एक आपको कोई भी एजुकेशन कंटेंट है, यूट्यूब में एक वीडियो मिला और उसमें लिखा है सीसी बाई, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और मैं ये वीडियो खोलता हूँ, इंडिया गेट, ये तो एनसीईआरटी का है ना, ये वीडियो खोलता हूँ, इंडिया गेट दिल्ली, ये कोई बंसी बिश्नोई जेंटलमैन का वीडियो है, मैं इसमें जाता हूँ और मैं इसको म्यूट करता हूँ, राइट। अब मैं इस वीडियो के नीचे देख सकता हूँ ये क्या है क्या नहीं है, और इस तरह का कॉपीराइट इन्होंने दिया है।
ये देखिए यहाँ पे जो इनका अपना डिटेल्स हुआ, इसके बाद कुछ शॉर्ट्स रिमिक्सिंग दिस वीडियो, कहाँ कहाँ किस किस शॉर्ट में इस इनके वीडियो को यूज किया गया, लोगों ने और लोगों ने बनाया है, ये उनके बारे में है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड। फाइन। तो अब बात आती है कि यहाँ पे कोई काम, कोई चीज के नीचे लिखा हुआ है सीसी बाय, इसका मतलब क्या हो? सीसी बाय का मतलब, अच्छा एक मिनट और लूंगा मैं, इसको और बेहतर समझाने के लिए मैं कहीं इंडिया गेट दोबारा लिखता हूं, और इस बार विकिपीडिया आर्टिकल में जाता हूं। आप देख सकते हैं इंडिया गेट के ऊपर एक विकिपीडिया आर्टिकल है, राइट। और इसमें क्या लिखा है? टेक्स्ट इज अवेलेबल अंडर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक 4.0। अब ये पढ़ के इसका मतलब क्या, मतलब ये जो पेज में जो टेक्स्ट है, इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो आपको समझने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ जाके आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हो, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ऐसे ही इसी वेबसाइट पे सपोज कोई एक चित्र मिला, इमेज मिला, सपोज दिस इज एन इमेज, राइट। ये इमेज क्या है, इसके नीचे क्या लिखा है? सीसी बाय 2.0, राइट। इस बात का मतलब क्या हुआ सीसी बाय 2.0? इसका मतलब यही है, सीसी बाय है खाली। 2.0, 3.0, 4.0 आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दिस लाइसेंस। अभी लेटेस्ट 5.0 चल रहा है, बट 2.0 मतलब थोड़ा पुराना वर्जन ऑफ द लाइसेंस पहले का है। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपको ये कंटेंट यूज करना है, तो जो इस कंटेंट का ओनर है, इस इमेज का ओरिजिनल जिसने फोटो खींचा था, तो उनका हुआ ही कॉपीराइट। तो what permission he or she has given you? The permission given to you are following, that you can distribute this image to as many people as you want। आप जिसको भी चाहे दे दीजिए। आप उसको रीमिक्स कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा, मतलब हाँ, मतलब आपको कहीं शॉर्ट बनाना है, कहीं कोई वीडियो बनाना है, कहीं पीपीटी में लगाना है, कहीं राइटअप में लगाना है, रीमिक्स कर सकते हैं और जहां मन करे, राइट। आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडाप्ट मतलब आप इसको मॉडिफाई करके कोई और कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, राइट। बिल्ड अपन द मटेरियल, आप इस चित्र के ऊपर और बेस करके और कंटेंट भी बना सकते इन एनी मीडियम और फॉर्मेट, सो लॉन्ग एज एट्रीब्यूशन इज गिवन टू द क्रिएटर। तो ये मतलब क्या है? ये मतलब है जो लास्ट लाइन में लिखा है, बी वाई क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द क्रिएटर। आप खाली इस चित्र को, कोई भी चित्र जो मैं दिखा रहा था इंडिया गेट का, उस चित्र को लेके आपको जो भी करना है करिए, बशर्ते एक ही कंडीशन है इस कॉपीराइट होल्डर का, कि वो चाहते हैं कि आप नीचे मेंशन कर दे कि ये ओरिजिनल फोटो टेकन बाय, या ओरिजिनल फोटो बाय करके उनका नाम या उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए, राइट। दिस वर्क इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल फोटोग्राफ बाय करके ये लिख दीजिए। बस इतना काफी है, उससे आप उनका कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा टाइप ऑफ कंटेंट मिलता है, सपोज जो मैं आपको दूसरा दिखा रहा था, जिसमें लिखा था विकिपीडिया आर्टिकल का जो टेक्स्ट था, वो था सीसी बाय एसए। तो ये कंटेंट का कॉपीराइट किसका हुआ? ऑब्वियसली विकिपीडिया, राइट। विकिपीडिया क्या क्या परमिशन दे रहा है हमें, या आपको, या किसी और, किसी को भी? वो कह रहा है कि आप लोग मेरे इस पेज के जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको ले जाइए, ले जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, रिमिक्स करिए, अडाप्ट करिए, बिल्ड अपन करिए, आई डोंट माइंड, इन एनी मीडियम ऑफ फॉर्मेट, सो लॉन्ग एज ऑब्वियसली मेरे को एट्रीब्यूशन दो, तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द क्रिएटर इज ट्रू। एक दूसरा कंडीशन भी लगाता है, क्या है? कि अगर आप इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करोगे, तो आप मॉडिफाइड कंटेंट को भी सेम लाइसेंस में आप पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। गेटिंग इट? ये पर्पस क्यों है कि मैंने सपोज कोई वीडियो बनाया, या कोई भी कंटेंट बनाया, कोई एजुकेशनल गेम बनाया, तो मैं आपको साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ सीसी बाय एसए में। मतलब है कि आप ले जाओ, आप मेरे कंटेंट को यूज करो, आप आई एम द ओरिजिनल ऑथर, ये बता देना। एंड सेकंड थिंग इज, इफ यू मॉडिफाई एनीथिंग, देन ये नहीं कि आपने मेरा काम कंटेंट को यूज करके कुछ तो बनाया, बना के उसको आपने फिर लाइसेंस का परमिशन यूज करने का तरीका बदल दिया, ये नहीं कर सकते हैं। ऑथर क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको फ्रीली यूज करने के लिए दिया था,
आप भी उसी तरीके से दुनिया को फ्रीली यूज करने दो। So that is the second condition, that if any adaptation means any modification is made to this content, then the modified content must be shared under the same terms. I hope you could understand CC by SA क्या है? Share alike. You share it back alike means same way you got it from me. Means same terms and conditions, right? CC by NC क्या है? NC में कहता है कि NC stands for non-commercial. Means the copyright owner wants that you can use it for all other purpose except any commercial. You take my work, you do whatever you want to do, you modify, you whatever you want to do, but you cannot use it to gain any do any commercial activity. This is the restriction, for example, given. CC by NCSA क्या है? CC by NCSA है कि नॉन कमर्शियल है और मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफाइड काम को भी यू शुड शेयर द बैक अंडर सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? लास्ट इज सीसी बाय एनडी, सेकंड लास्ट। एनडी इज नॉन डेरिवेटिव। नॉन डेरिवेटिव का सिंपल मतलब होता है कि यू कैन नॉट मॉडिफाई माय वर्क, ऑलराइट? जैसे है इस कंटेंट को यू यूज इट एज इट इज, यू शुड नॉट चेंज एनी। कोई बदलाव करना अलाउड नहीं है मेरे तरफ से। अगर ऐसा ऑथर ये टर्म सीसी बाई एनडी लिखता है तो उसका यही मतलब। और सीसी बाई एनसी एनडी का मतलब है दो रेस्ट्रिक्शन है कि एक तो कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, दूसरा है इसको एज इट इज यूज करना है, बदल नहीं सकते। तो एनसीईआरटी जो अपनी किताबें पब्लिक को देती है, आप जानते हैं हमारी किताबें हमारे वेबसाइट में फ्रीली पड़ी हो, बट हमारा लाइसेंसिंग है उसमें एनसीएनडी। मतलब है कि आप हमारा किताब को यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी का कॉपीराइट है। आप हमारे किताब को कहीं सेल मत करिए, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज मत करिए, और दूसरा इस किताब को बदलिए मत। ये दो कंडीशन एनसीईआरटी की तरफ से, राइट? हमारे दीक्षा में जो ई कंटेंट डिजिटल कंटेंट दीक्षा प्लेटफॉर्म के तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें है हमारा सीसी बाई एसए इज मोस्टली यूज्ड। और कुछ कंटेंट ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर व्यक्ति हर कॉपीराइटेड कंटेंट पे अपना दावा क्लेम किया। मैंने कोई फोटो खींचा और मैंने कहीं पे वेबसाइट में चढ़ा के मेंशन ही नहीं किया ये मेरा है, तो दुनिया को कैसे पता लगेगा कि ओरिजिनली ये फोटो मैंने खींचा था या ये वीडियो मैंने बनाया था? तो अगर मैं कहीं क्लेम ही नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो काम किसका हो जाएगा? कोई कॉपीराइट नहीं हो, कोई ओनर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं किसका है। तो दोज काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्क अंडर पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन को हम लोग कई बार CC0 से भी लिखते हैं, राइट? तो पब्लिक डोमेन का अर्थ मतलब द होल वर्ल्ड पब्लिक टुगेदर owns it, no one individual owns it, right? पब्लिक डोमेन में चीजें कब आती है? मटेरियल्स दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल लॉ सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट से जो कवर्ड नहीं है, राइट? मींस नो इंडिविजुअल ओन दीज वर्क्स, रादर दे आर ओन्ड बाय द पब्लिक। इसमें कैसे आता है? या तो जो क्रिएटर है उसने डिलिबरेटली पब्लिक में छोड़ दिया है अपना काम विदाउट क्लेमिंग हिज ओनरशिप, या तो उसको पता ही नहीं था कि मैं कहीं वेबसाइट में अपलोड करूं या कहीं भी दूं तो मैं अपना कॉपीराइट लिखूं, या फिर हो सकता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कॉपीराइट काम का भी कॉपीराइट खत्म हो जाता है, कॉपीराइट इटर्निटी के लिए नहीं मिलता है। तो इन सिचुएशंस में, इन सारे सिचुएशंस में चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाता है। बट याद रखिए अगर पब्लिक डोमेन में भी कोई चीज है तो ये मतलब नहीं है कि किसी का नहीं है तो वो आपका है, ऐसा भी नहीं है। कोई चीज किसी का नहीं है दैट डज नॉट मीन इट इज योर्स, राइट? तो रास्ते में कोई कहीं अगर if you get a bundle of notes, that doesn't mean if you may not know whose it is, that doesn't mean it's yours, right? The same way पब्लिक डोमेन में भी कोई काम है चूंकि ये आपका नहीं है और उसको आप कहीं यूज करना है, साइट करना है, तो आपको साइटेशन देना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेजियरिज्म, राइट? तो ये इन नटशल है कि कॉपीराइटेड वर्क क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग का पूरा ओवरव्यू है कि किस लाइसेंस में आप क्या कर सकते हो। सीसी बाई इज मोस्ट लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव, पूरा ओपन है, सब कुछ कर सकते हो, खाली ये मैं मेंशन कर दो कि ओरिजिनली किसका है। और सीसी बाई एनसीएनडी में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, उसमें ना तो कमर्शियली यूज कर सकते हैं ना तो कोई बदल सकते हैं, राइट? हाउ टू अप्लाई क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, कौन कर सकता है?
जिस जो ओरिजिनल ओनर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क है वही सिर्फ कॉपीराइट अप्लाई कर सकते, राइट। बट रिमेंबर, इफ यू क्रिएटेड अ वर्क which is in the scope of your job, जिसके लिए you get paid as part of your job for which you are employed, then you cannot claim copyright for that work because you have been paid by your employer for doing that job, right? और कैसे करना है कॉपीराइट अप्लाई? तो कॉपीराइट अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप क्रिएटिव कॉमन्स पे जाइए, क्रिएटिव creativecommons.org ये वेबसाइट है, वहां जाइए, जाके लाइसेंस एंड टूल्स में अप्लाई करिए। देख सकते हैं कि चूज ए लाइसेंस, यहाँ पे जाइए और आपसे पूछेगा 2-3 सवाल कि क्या डू यू नो व्हिच लाइसेंस यू वांट यू नीड। अगर आप जानते हैं सीधा तो यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा लाइसेंस लेना है। अगर आप नहीं जानते तो नो कहिए और पूछेगा डू यू वांट एट्रीब्यूशन। अगर आप कहेंगे मुझे एट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, दुनिया को ये बताने की भी जरूरत नहीं कि मेरा है, तो उससे क्या होगा, वेव योर कॉपीराइट, आप अपने कॉपीराइट को वेव ऑफ कर देते हो, उससे चीजें कहाँ आ जाएगा, CC0 पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, फाइन। क्योंकि आप खुद ही जानबूझ के डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे इससे मतलब नहीं कि दुनिया जाने मैं बनाया हूँ और ये और मेरे को एक्नॉलेजमेंट करे, मैं दान कर दिया बस। अदरवाइज इफ यू वांट कॉपीराइट देन ऑल राइट। Do you want to allow commercial use? If you say yes, तो no problem. If you say no, तो क्या हो जाएगा, NC लगने लग जाएगा कॉपीराइट में, because you don't want, you are not going to allow commercial use, तो NC आ जाएगा। Are you going to allow derivative of work? If no, then आपका क्या हो जाएगा, ND लग जाएगा। Confirm that कि I own or have authority to license this work. I have read and understood the terms and conditions. I understand this is not revocable. एक बार अप्लाई हो गया तो you cannot revoke, right? तो इस तरीके से फिर आप अपना टाइटल ऑफ वर्क, क्रिएटर ऑफ वर्क, लिंक टू काम अगर आप कहीं हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप ये कॉपी करके ले जाके आप जहां भी अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं वहां आप लिख सकते हैं और इससे लिंक कर सकते हैं, राइट। तो उसका क्या हो जाए, मेक मार्क योर वर्क, आप प्रिंट किया वेबसाइट में देना है तो ऐसे प्लेन टेक्स्ट में दे सकते हैं, ऐसे काम का कोई नाम है तो ऐसे दे सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट में कहीं देना है तो ऐसे आ सकता है ये, राइट, ऐसे आ सकता है। आप कॉपी या HTML फाइल में HTML कोड देना है तो आप अपने वेबसाइट में ले जाके एम्बेड करेंगे तो ऐसे दिखेगा। सो दीज आर द वेज इन व्हिच आप क्रिएटिव कॉमन्स की वेबसाइट में जाके आप अपने काम को कैसे लाइसेंसिंग, हाउ यू कैन अप्लाई, राइट। अब कॉपीराइट और लाइसेंसिंग तो हो गया, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। वो क्या है, वो वही है कि जो फ्रीली एंड ओपनली एजुकेटर, स्टूडेंट्स और सेल्फ लर्नर्स के लिए यूज होता है, राइट। जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है उन्हीं में हम मोस्टली क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग अप्लाई करते हैं, राइट, ताकि दूसरा लोग उसका यूज कर सके, उससे फायदा ले सके, राइट। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि हम लोग जो काम डिजिटली करते हैं या करने जाएंगे तो दीक्षा में जो जो टाइप ऑफ या कोई भी अगर एजुकेशनल वेबसाइट में कंटेंट मिलता है तो किस तरह का कंटेंट OER कहलाता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहलाता है। तो उसमें जो भी वर्चुअल लैब्स होगा, इंटरेक्टिव वीडियोस होगा, बुक्स होगा, जर्नल आर्टिकल होगा, ऑडियो वीडियो एनिमेशन होगा, इमेजेस होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डेटा होगा, ये सारा क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो सकता है, बशर्ते हम लोग क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंस यूज करके चीजों को ओपन कर दे दुनिया के लिए। और हम तब कर सकते हैं जब हम खुद उनके ओनर हो उन कंटेंट का, राइट। तो इंडिया में जो पॉपुलर ओपन एजुकेशनल रिपोजिटरीज है इंडिया में, उसमें आ, दीक्षा तो है ही, दीक्षा के अलावा स्वयं है, NPTEL है, NCTE के OER है, शोध गंगा है, थीसिस के कलेक्शन है, राइट, और IIT खड़गपुर के नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, राइट। इसके अलावा ग्लोबली आप देखेंगे तो MIT ओपन कोर्सवेयर है,
ओसिस वेबसाइट है, ओईआर कॉमन है, मार्लॉट है, और ये यहाँ पे कई सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जाके ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते, राइट। अब ओईआर को टीचर टीचिंग लर्निंग में कहाँ यूज कर सकते हैं? तो अपने क्लासरूम में ओईआर यूज कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे जो कोर्स कंटेंट बने हुए उनको यूज कर सकते हैं, उनको ला के डाउनलोड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ पीस मेल में उनमें से कोर्स का एक सब सेक्शन यूज करके अपने अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। Freedom is that OER allows you to retain, reuse, remix, revise and redistribute without seeking for exclusive permission, क्योंकि लाइसेंस में लिख दिया गया है कि आप क्या अलाउड है क्या नहीं, राइट। तो उसी से आप कर सकते हो। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। या ओईआर में भी कुछ चैलेंजेस हैं। क्या है कि जब चीजें ओपन होती है, जैसे कोई कंटेंट बनाने के पीछे इफ देयर इज ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड है, उसका कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो एफर्ट लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा टू इंश्योर द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। कई बार ओपन सोर्स में लोग चीजें सोचते हैं कि ओपन ही तो है, तो कई बार क्वालिटी इज अ कंसर्न। कोई भी कुछ भी चीजों को ओपन सोर्स करने की कोशिश करता है, या लैंग्वेज और कल्चरल व्यूज में भी वेरियर, राइट। There is no such direct incentive to update and sustain material over time, right? These are some of the challenges of open educational resources, right? तो एनसीईआरटी के स्पेसिफिक ओईआर रिपोजिटरीज अगर आप देखेंगे तो ई पाठशाला है, दीक्षा है, निष्ठा है, स्वयं में हमारे 28 कोर्सेस है जो ओईआर कोर्सेस है ग्रेड 11-12 के लिए। आईसीटी करिकुलम है, पीएमई विद्या के जो 200 चैनल है उनके कंटेंट है, ये सारे ओपन एजुकेशनल रिपोजिटरीज है, right? और yeah, before I move forward, someone has raised your hand, please बताएं। हेलो, हेलो, पार्टिसिपेंट्स में क्या कोई हैंड रेज किए हैं? या दिवाकर तिवारी जी, आप म्यूट में हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं। आप अभी भी म्यूट में हैं, हम सुन नहीं सकते आपको। यू आर ऑन म्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बिफोर यू से। आप कुछ कह रहे हैं? पोस्ट ने अलाउ नहीं किया है। सॉरी, No, you are on mute, sir. हाँ अभी हाँ, आप वो पोस्ट ने अलाउ नहीं किया था, इसलिए नहीं हो पा रहा था सर। ओके, ओके। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन में जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, क्या वो कॉपीराइट फ्री रहते हैं ना? एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन करके एक ऐप आता है, उसमें जितना भी रहता है वो चैप्टर वगैरह वो सब फ्री रहता है या फिर वो भी कॉपीराइट? पहली बात तो एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन करके जो ऐप है वो एनसीईआरटी का नहीं, ओके ओके सर। वो कोई थर्ड पार्टी का है, मुझे नहीं पता। तो वो थर्ड पार्टी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में दे रहा होगा वो आपको देखना होगा। या थैंक यू, ओके सर। सर एक और क्वेरी थी। प्लीज। सर ये जो स्वयं पोर्टल पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जी, वो भी फ्री है? फ्री है, बिकॉज आपको फ्री एनरोलमेंट कराते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, राइट। आपको अप्रोप्रिएट जो भी कोर्स लगता है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन के एनसीईआरटी को छोड़ के जो हायर वाले जो है, वो अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो एक मिनिमम एनरोलमेंट कोर्स फी देके, एग्जाम फी देके आप एग्जाम देंगे और पास करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जस्ट आप एनरोल करके कोर्स कंटेंट करना चाहते हैं, तो वो ओपन कंप्लीटली। जैसे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर भी हो, अगर उनको रिफ्रेश करना है नॉलेज, तो एनसीईआरटी के द्वारा जो क्लास 11-12 में जो 28 कोर्सेस है या एनआईओएस के कोर्सेस है, जो भी है उनमें से कोई भी एनरोल कर सकता है। बहुत सारे इनमें
सिविल सर्विसेज को जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी कई बार हमारे इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं। तो वो फिर एग्जाम नहीं देते, वो कहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, आप रिफ्रेश करना है, तो दे ऑल्सो एनरोल। हाँ, मैं देख सकता हूँ मिस्टर रवि कुमार, आप बताएं सर। सर मैं ये ढूंढना चाह रहा था कि वेबसाइट पे हमारे साथ लाइसेंस मेंशन होते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर वहाँ कोई कंटेंट हमें मिलता है यूजेबल, तो उसको यूज करते वक्त वहाँ भी क्या कोई लाइसेंस की कंडीशंस होती हैं, फिर उसे यूज किया जा सकता है? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है कि लाइसेंसिंग को लेके कोई एक यूनिवर्सल तरीका नहीं है, सेम फॉर्मेट नहीं है बताने का। कोई कोई वेबसाइट क्या करता है, हर कंटेंट के नीचे बता देगा। कोई कोई वेबसाइट क्या करता है कि एक पेज में कहीं पे एक जगह बता देगा और हर जगह बताएगा ही नहीं। ठीक है, मैं देखता हूं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फेसबुक पे अगर मैं जाऊं, ओके, और अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो मैं देख सकूं। अब देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी आप देख सकते हैं, और प्राइवेसी सेंटर, बिल्कुल सर। राइट। हाँ। इन सब में आपको डिटेल में मिलेगा, बट इससे नीचे एक चीज जो देख रहे हैं आप, मेटा C2025, बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि सारी चीजें मेटा का कॉपीराइट। बिल्कुल सर। ओके। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे मान लो हम सोशल मीडिया पर अपनी कोई पिक डालते हैं जो हमारे द्वारा जनरेट की गई हो, तो हाँ, तो उस आप जब कोई चीज डालेंगे तो जो पोस्ट डालेंगे, हाँ जी, वो पोस्ट जो व्यक्ति डालेगा उसका कॉपीराइट हो जाएगा। उसके परमिशन बिना आप उसके पोस्ट को यूज यूज। नहीं कर सकते। थैंक यू सर। या, तो मैं कह रहा सर था कि बाई मिस्टेक कॉपीराइट का वायलेशन हो गया तो उसका रेमेडियल अरेंजमेंट क्या है? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, मैं बीच में बोलने लगा था, आप बोलिए दोबारा। बाय मिस्टेक कॉपीराइट का वायलेशन हो गया, बाय मिस्टेक, तो उसका रेमेडियल अरेंजमेंट क्या है? अच्छा, वायलेशन हो गया तो रेमेडी क्या है? हाँ, बाय मिस्टेक, नॉट हाँ, इंटेंशनल। कोई बात नहीं। देखिए, ये एक वायलेशन मीन्स एक लीगल वायलेशन, और लीगल वायलेशन में मैं कहता हूं जैसे बिजलरी। बिजलरी आपने देखा होगा, आप कहीं रिमोट एरिया में या कहीं भी हिंदुस्तान में ट्रेवल में जाइए तो बिजलरी का बहुत वेरिएशन मिलता है। बहुत डुप्लीकेट बिजलरी बेच रहे होते हैं, आपने देखा होगा अगर कभी ध्यान देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, बिजलरी का ट्रेडमार्क को वायलेट कर रहे हैं, राइट। तो विजनरी अब देखेगा कि मैं इनको कोर्ट में ले जाऊं, कंप्लेन फाइल करूं, जो मैं वकील अपॉइंट करूं, इज इट वर्थ चेजिंग इट? क्या पता उसको लग रहा है उसी बहाने मेरा फायदा हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है बिजनरी का ही। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, और फिर अगर आप वो आपको कंप्लेन करता है तो जरूरी नहीं हर बार लीगल एक्शन हो, वो कई बार सेटलमेंट की तरफ चला जाता है। जैसे बड़े बड़े कंपनियां देखेंगे आप, मोबाइल फोन को लेके अक्सर एप्पल और सैमसंग के बीच में कोर्ट में जाते हैं ये लोग, कि ये सेंसर हमने लाया, ये एप्पल कहेगा सैमसंग ने चुरा लिया, ये सैमसंग कहेगा एप्पल ने चुरा लिया। तो क्या होता है, कई बार कोर्ट में जाके वहां को ये नहीं कि तुम्हें जेल में डाला जाए, वहां सेटलमेंट हो जाता है, फाइनेंशियल सेटलमेंट। या बॉलीवुड के कई मूवी में कई बार पता लगता है कि उन्होंने जो सॉन्ग यूज किया वो कोई फॉक सॉन्ग था, फला ने क्लेम कर लिया, तो वायलेशन है। तो वायलेशन में कोर्ट क्या कहता है कि आप लोग या तो कोर्ट में या आउट ऑफ कोर्ट फाइनेंशियल सेटलमेंट कर लो, कॉम्पेंसेट कर लो। तो इस तरीके से ये चीजें सेटल हो जाती। डिपेंड करता है कि स्टेक क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे पड़ेगा कि नहीं। अब माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारे लोग पायरेसी करते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है कि वो इतना पैसा खर्चा करके आपके पायरेसी को चुरा के आपसे फाइन ले या जाने दे, क्या करे, राइट। सो इट इज लाइक दैट, राइट। तो ये तो कुछ स्लाइड्स है दीक्षा के बारे में, मैं आई स्टॉप हियर बिकॉज दीक्षा बताना ये सेशन का मकसद नहीं है। देयर विल बी सेपरेट सेशंस ऑन दीक्षा एंड हाउ टू यूज दीक्षा एंड व्हाट दीक्षा इट is about and all this. So I wanted to cover all these in an hour, so we are about to complete an hour. तो आप लोगों का और कोई फायदा पूरी है तो we can discuss.
और नहीं है तो आई होप आई कुड शेयर माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉपीराइट और लाइसेंसिंग। आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। जी जी। डायट से कोई बीकानेर से कहना चाह रहे हैं, या राधे श्याम ऐसे यूपी से राधे श्याम जी बताएं। अगर वो म्यूटेड है तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए उनको। हाँ सर नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए हमने कोई पिक्चर को एडिट कर दिया और एडिट करने के लिए हमने एआई टूल का सहारा ले लिया, तो क्या उसमें भी क्रिएटिव कॉमन्स का इशू आएगा? क्रिएटिव कॉमन का इशू नहीं होता है। इशू होता है जिस व्यक्ति का काम है, अगर उसने कॉपीराइट क्लेम कर रखा है, कहीं पे भी रजिस्टर कर रखा है कि ये मेरा है, वो साबित कर पाएगा तो वो आके आपको कल कह सकता है कि कहीं भी जाके कंप्लेन कर सकता है कि मेरा काम इन्होंने यूज किया है मेरा परमिशन बिना, ये मेरे को एक्नॉलेज किए बिना। वो क्रिएटिव कॉमन से करे या कैसे भी करे, क्रिएटिव कॉमन इज मोस्ट पॉपुलर वे, बट जरूरी नहीं कि हर लाइसेंसिंग क्रिएटिव कॉमन से। अब बात है कि आपने मेरा इमेज लिया और उसको एआई से मॉडिफाई कर दिया। अब इतना मॉडिफिकेशन हो गया कि वो बियॉन्ड रिकॉग्निशन है कि वो मेरा ओरिजिनल काम था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पता ही नहीं लगेगा किसका काम है। अब आप दूसरे झमेले में पड़ गए कि एआई का द्वारा मॉडिफाइड काम आप अपना कह नहीं सकते। अब आपको हर जगह डिस्क्लेमर देना है कि दिस इमेज इज मॉडिफाइड और जनरेटेड विद एआई, वरना वहां आप प्लेजरिज्म करो। अगर आप कहीं एकेडमिक काम कर रहे हैं और वहां एआई जनरेटेड कंटेंट दे रहे हैं, तो वहां पे आपको अनलेस यू मेंशन, कुछ कुछ जर्नल्स अलाउ करते हैं एआई यूज भी, वहां मेंशन नहीं करेंगे तो कल को आपको, आज एआई यहाँ तक है, कल और जब स्मार्ट हो जाएगा तो एआई ये भी पहचान सकता है कि व्हिच इज एआई जनरेटेड, व्हिच इज नॉट एआई जनरेटेड। तो उस केस में हो सकता है आज से 2 साल बाद somebody में पॉइंट आउट कि ये जो दावा कर रहे हैं सज्जन की इनका है, ये इनका नहीं है, ये एआई जनरेटेड, जो आपके लिए एक रेपुटेशन का मामला है या प्लेजरिज्म का मामला। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक डाउट है, एम आई ऑडिबल? कौन बोल रहे हैं जी? सोनू कुमार, जी हरियाणा से। जी 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 सर जी। अगर एनसीईआरटी के किसी एक पैराग्राफ का, जैसे एनसीईआरटी पीडीएफ के एक पैराग्राफ को लेके हम और उसको टीच कर रहे हैं ऑन यूट्यूब या ऑन एनी प्लेटफॉर्म, तो क्या वो वॉयलेशन के अंडर आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम जो किताब दे रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आप सीसी बाई ऐसे करिए, है ना। मतलब है कि आप हमारा काम को लेके वीडियो बनाइए, यही तो मकसद है, लेकिन उस वीडियो में लिखिए टेक्स्ट सोर्स एनसीईआरटी, उससे हमारा एक्नॉलेजमेंट हुआ। अगर सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम बात करें कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, तो उन पे उनका यूज हो रहा है, तो क्या वो एनसीईआरटी उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन? वायलेशन हो रहा है। अब एनसीईआरटी के ऊपर है कि इज इट वर्थ चेजिंग देम, शुड एनसीईआरटी पुट इट्स रिसोर्सेज, लीगल रिसोर्सेज, मनी, टाइम टू चेज, बट यस लीगली इट इज ए वायलेशन। एनसीईआरटी चाहे तो उसको चेज कर सकता है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, इट इज ए तो वायलेशन। उसी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है या फिर वीडियो के डिस्क्लेमर में कई ऐसे? लोग एनसीईआरटी का लोगो तक यूज करके ऐप चला दे रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर आप ऐप स्टोर में जाके करेंगे, एनसीईआरटी का लोगो तक यूज करते हैं हमारे परमिशन बिना। इट्स लीगल वायलेशन। एनसीईआरटी चाहे तो उनपे, और समय समय पे ये सब वायलेशन के अगेंस्ट एक्शन भी होता है एनसीईआरटी का लीगल टीम द्वारा। सो इट्स ए वायलेशन ऑफ एनसीईआरटी कॉपीराइट। ओके सर, थैंक यू। Sir, namaskar. Namaskar. Sir, I just want to ask one question from you. Sir, if a candidate is getting the help while writing the research paper from AI ChatGPT, he has taken the 1 or 2 paragraphs from there. So, will it be known as plagiarism, sir? Unless you mention in your article that this para is generated by AI, that will be plagiarism. Okay. So, we have to mention there that we have taken. मेंशन नहीं करेंगे तो इसका कंक्लूजन यही हुआ ना कि जो भी लिखा हुआ है ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ वो डॉक्टर श्री कृष्णकांत द्वारा लिखा हुआ है जी, जबकि है नहीं। तो आप मेंशन कर देंगे कि ये जो ऊपर का 2 पैरा है ये मेरा नहीं है, ये मैंने
फला एआई टूल से यूज बनाया। सर यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगी इसी से कि क्या फॉन्ट साइज भी मैटर करता है? जब हम लिखेंगे दिस इज अ क्रिएटर या एआई, कुछ फॉन्ट साइज भी रहेगा? नहीं नहीं मियाँ, नॉर्मल लेजिबल कोई भी फॉन्ट साइज पे आप लिखिए, फॉन्ट साइज फॉन्ट टाइप से कोई मतलब नहीं है। सर एक क्वेश्चन और था। ठीक है, हाँ, so सर I'm ये happy Thank कि you आप so much, sir. yeah, this will be last question probably because we have to go for the next session. Yeah. सर ये था, जैसे मान लो हम दीक्षा वगैरह पे अपने लेक्चर डिलीवर करने के लिए कोई वीडियो बनाते हैं और जो हम सोर्स ले रहे हैं किसी भी कंटेंट का, टेक्स्ट सोर्स अच्छा है परंतु पिक्चर मैंने एआई से जनरेट कर दी और उसका रेफरेंस भी मैंने एआई का दिया हुआ है, क्या उस वक्त हमारे दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म पर उसे वैलिड माना जाएगा या फिर उसको कोई ऑब्जेक्शन रहेगा? नहीं, आपने मेंशन कर दिया, और एआई से बनाना कोई बैन चीज नहीं है, एआई इज नॉट अ बैंड टूल। अगर आपने कंटेंट को अप्रोप्रिएट बनाया, सही है, कंटेंट कॉन्सेप्ट वाइज कोई गलती नहीं है, तो एआई से जनरेट करके वीडियो के अंदर यूज करना और मेंशन करना कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब तो बच्चे को अगर कोई कंटेंट, हमारे इमेज चित्र कंटेंट में कोई अच्छा नहीं था, क्लियर नहीं था, उसको अपने इम्प्रूव किया है, राइट, यही तो मकसद है OER का, क्रिएटिव कॉमर्स यही चाहता है, तो इसमें कोई बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, हाँ सर, बहुत